अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, अपोजिशन इत्तेहाद ने आज पूरे मुल्क में तहरीक लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। आइन की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। हुकूमत इस तहरीक से कैसे निपटेगी? क्या हुकूमत इससे पहले कि तहरीक तेज़ हो मुज़ाकरात कर लेगी तहरीक इंसाफ के साथ, या फिर ये मामला जो है एक लॉन्ग मार्च और धरने पर जाकर ही इख्तिताम पजीर होगा मुज़ाकरात की सूरत में, तब जाकर। और दूसरा नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ की सियासी पॉलिसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत दिखाई दे रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ इदारों को भी ललकार रही है, साथ ही साथ अपोजिशन को भी तहरीक इंसाफ ने फिर से ललकारना शुरू कर दिया है। और सबसे अहम अगर आज की डेवलपमेंट देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गन्नापुर जो कि वज़ीर आला हैं, उनके दरमियान नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए गए। कल रात फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को सियासी यतीम कहा। उस पर आज वज़ीर आला ने गवर्नर KP के जो है तमाम तर उनके जो ग्रांट्स हैं वो बंद करने का जो है आज वो धमकी दे दी। ये हालात किस तरफ जाएंगे? और नाज़रीन, आज भी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने यह कहा है कि ढील या मुज़ाकरात की ऑफ़र आज भी हो रही है। डील आज भी ऑफ़र हो रही है, पहले भी हुई, आज भी हो रही है। वो डील कौन ऑफ़र कर रहा है और क्या ऑफ़र है, बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आज अपोजिशन इत्तेहाद ने पूरे मुल्क में तहरीक लॉन्च करने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है आज फिर से। सर, बताएं कि क्या खदोखाल होंगे तहरीक के और किस तरह से ये तहरीक आगे बढ़ेगी? फैसलाबाद में आपने जलसा करना है, कराची में आपने जलसा करना है, वहाँ आपको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, आप अदालतों में भी जा रहे हैं, तो स्ट्रेटजी क्या आप करने क्या जा रहे हैं? क्या अब एक फाइनल राउंड में आपकी तहरीक जाएगी जनाब के, जिसमें लॉन्ग मार्च और धरने शामिल होंगे? थैंक यू समर। देखिए, फ़ैसला हुआ है, ये काफ़ी देर से डिलिब्रेट हो रहा था, तो आज उसका फ़ैसला उन्होंने किया है जी कि हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम पिछले 2 साल से वर्चुअली PTI को उन्होंने मफकूद करके रखा हुआ है। हम जब भी किसी जगह कोई सियासी इज्तिमा के लिए दरख्वास्त देते हैं तो वो हमें इजाज़त नहीं मिलती। हम कोर्ट्स के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी अनफॉर्चुनेटली हमें रिलीफ नहीं मिलता। और ये सिचुएशन जो है वो 9 मई के बाद और ज़्यादा एक्सेंचुएट हुई थी और हमें किसी किस्म की सियासी स्पेस जो थी वो हुकूमत जो है, जो भी हुकूमत आई है, तमाम मुजरमाना हुकूमतें जो थी, इंटरम गवर्नमेंट हो या दूसरी हो, चोरी किए हुए मैंडेट की हुकूमत हो, इन्होंने बिल्कुल सियासी स्पेस हमारी जो थी उसको ख़त्म करके रख दिया था। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम एहतजाज की सियासत जो है उसका आगाज़ करें और उसको सारे मुल्क में फैलाएं। यही फ़ैसला आज हुआ है और अनकरीब पूरे मुल्क में आप देखेंगे कि हमारे जलसे जुलूस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम आज भी उम्मीद करते हैं कि जी हमें इजाज़त मिलेगी, डिप्टी कमिश्नर हो या फिर अदालत हो, लेकिन ये भी फैसला हुआ है कि अगर इजाज़त नहीं भी मिलती तो उसके बावजूद, क्योंकि कोई आइनी या कानूनी वजह नहीं है कि हमें इजाज़त ना मिले, कोई पुरअमन एहतजाज जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का आइनी हक है, कानूनी हक है, और हमें ये हक डिनाई करना जो है वो इन मुजरिमीन की जो इंटेंशंस हैं उनको साबित करता है कि ये हमारी स्पेस लेके बैठे हुए, चोरी करके बैठे हुए हैं और हमें ये स्पेस देने को तैयार नहीं है कि ये तहरीक के अहदाफ हमने अगले 6 महीनों में या साल में हासिल कर लेने, या ये तहरीक चलती रहेगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और अहदाफ जो हैं वो भी हम डिटर्मिन करेंगे, वो चेंज भी हो सकते हैं और ये वक्त बताएगा। आइंदा 2-3 महीनों में पता चलेगा कि ये तहरीक किस तरफ जा रही है और ये कब तक जारी रहने का इसका इम्कान है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब लोग बाहर निकलेंगे, जब आवाम का जमे गफीर बाहर निकलेगा, तो फिर इस हुकूमत को, ये जो चोरी मैंडेट की हुकूमत है, ये अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकेगी और इन्हें कंसीड करना पड़ेगा। और हम बेसिकली जो हमारी जो डिमांड है वो क्या है? वो एक आईनी डिमांड है कि जो आपने मैंडेट हमसे चोरी किया है वो हमें वापस किया जाए। सर, वो हुकूमत अगर मैंडेट वापस करेगी, वो हुकूमत इक़्तिदार में नहीं रहेगी। ये तो नज़र नहीं आ रहा कि इस पर बातचीत आपकी हो सके हुकूमत के साथ, जब वो आपकी शराइत मान सके। मुझे ये बताएं सर कि आप जो कह रहे हैं कि लोग निकलेंगे तो ये हुकूमत जो है आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। चलें, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो चलें, आपके पास आप कर लेंगे सारा कुछ। मुझे ये बताएं कि पंजाब में इस वक्त आपके पास लीडरशिप में कौन दस्तयाब है? हमाद अज़हर है, वो मुल्क से बाहर है, वो रिपोर्टली पार्टी को चला रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब हैं, वो इस वक्त जेल में है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, कैद में है। तो कौन चलाएगा? ये रिसेंटली बात चल रही थी फवाद चौधरी की पार्टी में शमूलियत के बारे से। आज भी जब उनसे सवाल हुआ बाय द वे, तो फवाद चौधरी यही कह रहे थे कि मैं पार्टी में हूँ, यानी वो कहते हैं कि मुझे शामिल ही समझा जाए तहरीक इंसाफ के अंदर।
तो कौन लीड करेगा पंजाब में पार्टी के मामलात को? फवाद चौधरी क्या पार्टी में आ चुके, शामिल हो चुके हैं? आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं, देखिए वो उनका कहना जो है वो कोई मानी नहीं रखता, वो पार्टी में हैं। हमें 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 जो इल्म है, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है जी कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। जब कभी ये मामला डिस्कस होगा खान साहब के रिलीज होने के बाद, तो उस वक्त देखा जाएगा कि उनके बारे में क्या फैसला करना है। उनका कहना ना करना जो है इस मामले में वो बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखता, कोई हकीकत नहीं रखता। नंबर 2 बात यह है कि पंजाब की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, आपने हमारी स्पेस को बार बार, जो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं आपसे, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आपने हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी पिछले 2 साल में, खासकर 9 मई के बाद इजाज़त नहीं दी। अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो आपको लीडरशिप भी नजर आ जाएगी। अब जबकि हमने डिसाइड किया है कि हमने नो मैटर व्हाट हमने ये तहरीक शुरू करनी है, तो आपको हमारी लीडरशिप अपने सामने नजर आ जाएगी, आपको लीडरशिप नजर आ जाएगी। बहुत लीडरशिप हमारी के अंदर भी नहीं मिली थी जलसे करने की, लेकिन वहां जाके आपने जलसे किए, जहां आपने स्पेस लेनी थी वहां आपने लिए जाके। यहां भी ले लेंगे हम। अब जब फैसला हो गया है कि हमने स्पेस रिक्लेम करनी है तो हम स्पेस रिक्लेम कर लेंगे वक्त के साथ, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए आपको क़यादत चाहिए सर, ऑन द ग्राउंड। क़यादत मौजूद है भाई, बहुत क़यादत है पीटीआई में, बहुत क़यादत मौजूद है। एक नया वर्चुअली पिछले 2 साल में एक आइडियोलॉग तबका जो है वो पीटीआई में इमर्ज किया है। ये कमिटेड लोग हैं, ये आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, ये तमाम पार्टी को लीड करने की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट रखते हैं। ये तमाम लोगों को आप देखेंगे सामने आते हुए। हमाद अजहर साहब भी आ जाएंगे सर, असलम इकबाल साहब भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, डोंट वरी, बहुत लोग आएंगे। सर, जिस बंदे ने केपी में पार्टी को मुतहरिक किया था, निकाला था, जब वहाँ पे लीडरशिप सारी जो है वो गायब थी या ताइब थी, तो मैं बात कर रहा हूँ शेर हसन मरवत की, उसे तो बिल्कुल पार्टी में कॉर्नर कर दिया गया है, शोकाज 3 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। बाय द वे, शोकाज का जवाब अगर वो नहीं देते तो किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? आप लोग मीडिया में पता नहीं क्यों स्टकअप हैं एक शख्स के साथ, आगे बढ़िए। वो जो है पार्टी का इंटरनल मामला है, वो अपने इंटरनली उसको हैंडल करेंगे। जो भी फैसला होता है वो जब होगा आपके सामने आ जाएगा। आई थिंक इट इज टाइम टू मूव बियॉन्ड शेर अफजल मरवत साहब। नहीं, बियॉन्ड वाली बात तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरवत साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोई हुई तहरीक इंसाफ को जगाया था। नहीं, पंजाब में ये बात नहीं थी। उनको सपोर्ट वहां पार्टी की जो पार्टी की लीडरशिप ने उनको सपोर्ट किया, वहां उनको फैसिलिटेट किया। इसी तरह सिंध में फैसिलिटेट किया, इसी तरह से पार्टी की लीडरशिप ने पंजाब में फैसिलिटेट किया। वो अकेले नहीं काम ये कर रहे थे, ना ही वो अकेले इसका क्रेडिट ले सकते हैं। हकायक के मुनाफी स्टेटमेंट जो है ये आपकी है कि जी उन्होंने अकेले ये काम किया, बिल्कुल नहीं। ये पीटीआई का कारनामा है। उन्होंने प्रोवाइड की थी सारी सपोर्ट, जितनी भी सपोर्ट बेस थी वो पीटीआई ने प्रोवाइड की थी उनको, जहां भी वो गए हैं। केपी में तो सारे गायब थे, अली बिन गंडापुर गायब थे, आतिफ खान गायब थे, बाकी भी जो मेन आपकी लीडरान है केपी में वो गायब थे। भाई गायब इसलिए थे कि जी आपको पता है कि फस्तायत का प्रचार था, जुल्म और जबर की दास्तान लिखी जा रही थी वहां। आप दूसरी साइड भी देख लिया करें समर साहब, वो लोग फिर भी मुतहरिक थे, जहां भी थे वहां से भी मुतहरिक थे। पार्टी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, पार्टी का स्ट्रक्चर, पार्टी फंक्शनल थी, पार्टी ने सपोर्ट प्रोवाइड की है। सही हो गया। तो सर आप मुझे फिर ये बता दें कि ये जो इस वक्त बात चल रही है कि आप तहरीक की तरफ, तो अब आपने तहरीक तो लॉन्च कर दी है, तो मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले हैं या वो दरवाजा आपने बंद कर दिया चैप्टर, अब आप तहरीक की तरफ ही जाएंगे? मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है समर साहब कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर खड़ा हुआ है वो बहुत खतरनाक नहज है। इसको आगे अगर जाएगा तो एक गहरी खाई है जिसमें कि गिरने का प्रॉस्पेक्ट है। तो इसलिए तमाम जो पावर बिल्डर्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए पाकिस्तान का। यही वो वजह है कि हमने मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और ये मेरी ज़ाती कन्विक्शन है, मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ कि अल्टीमेटली सिर्फ खान साहब ही वो शख्स हैं, वो लीडर हैं जिनके साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी उनके हाथ में है। सही है, यानी तहरीक साहब की तरफ से आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर वो खान साहब नहीं करने, वही आके करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उनकी रिहाई करना होगी, वो तब जाके बातचीत करेंगे। जो भी होगा पार्टी लीडरशिप जो है वो फिर आप कह रहे हैं कि बीच में नहीं आएगी, खान साहब खुद ही करेंगे जो भी करेंगे।
जी खान साहब आएंगे इंशाल्लाह ताला, रहा होंगे। आज भी जो फैसले हैं पार्टी के वो वही कर रहे हैं, हम तो इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रपोजल होता है तो हम उन्हीं के पास भेजते हैं, वही उसके बारे में फैसला करते हैं कि ये प्रपोजल ठीक है या नहीं है। सो वो जहां भी होंगे पार्टी लीडरशिप उन्हीं के पास है, पार्टी को लीड वही कर रहे हैं। हम सब जो है बाकी लोग जो है उनके अहकामात को इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए नोटिफाई की है। जी सही है। बात मुझे ये बताएं कि इस वो जो आप अपनी जो शराइत थी आपकी कि पहले खान साहब और पार्टी के दीगर लोगों की रिहाई होगी, ये हुकूमत चोरीशुदा मैंडेट देगी, फिर बातचीत होगी, उन शराइत में भी आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं कि बैठ जाएं, उसके बाद TOR में ये बात डलवा ली जाए आगे चल के? ये शराइत किसने दी थी, आपको कहां से पता चली? हमने तो कोई शर्त नहीं दी हुई। कोई शर्त किसने बताया आपको कि हमने कोई शराइत रखी हुई है? कोई शराइत नहीं है हमारी। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बात कर रही है, आपका हर बंदा ये बात कर रहा है। आपने कौन कर रहा है? मैं स्पोक्स पर्सन मैं हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी कोई शराइत नहीं है। हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस होगा, इलेक्शन का ऑडिट होगा, उसके बाद बातचीत होगी हुकूमत के साथ। वो अलग कहानी है, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, हम शराइत नहीं रख रहे वहां। इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा है उनके साथ तो हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जहां ताकत है हम उससे बात करेंगे ताकि मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई रास्ता निकल सके। ये तो डमीज हैं जो बैठी हुई हैं, जिनकी तनाबें और लोगों के हाथ में है। इनसे बातचीत करके क्या फायदा? आपके मुज़ाकरात अगर होने हैं तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही आपने मुज़ाकरात करने हैं। ये बार बार मैं कह चुका हूं, इस बारे में कोई किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है हमारे ज़हन में। लेकिन सर वहां से तो जवाब आ चुका है पिंडी से, भाई जवाब आ चुका है, ठीक है, लेकिन जवाब जो है वो चेंज भी हो सकता है। पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में करना है, वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में करने हैं, बातचीत करनी है, हम नहीं करेंगे। जवाब बदल भी सकता है समर साहब, कोई चीज जो है वो हरफे आखिर नहीं होती। सही, यानी आप हालात ऐसे आप कह रहे हैं कि बन जाएंगे कि वो जवाब बदलने पे मजबूर हो जाएंगे, और जब भी बात होगी वो एस्टैब्लिशमेंट से ही होगी, किसी और से नहीं होगी। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए उनसे बात करनी होगी जिनके पास ताकत है, जो ताकत एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है समझने वाली। डमीज के साथ बात नहीं होती, जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। एक तरफ आप उन्हें लताड़ते भी हैं, सख्त किस्म के उनके खिलाफ बयानात भी दिए जाते हैं, पूरी पूरी कैंपेन भी चलती है, लेकिन साथ आप बातचीत भी उन्हीं से करना चाह रही है। तजाद नहीं आपकी पॉलिसी के अंदर? आपकी ये कोई तजाद नहीं है, हम कोई किसी को लताड़ते नहीं है, हम सिर्फ हकायक बयान करते हैं भाई। सही है। अच्छा, आप मुझे सर ये बता दें कि ये जो KP में चल रहा है माहौल, ये क्या चल रहा है सर वहाँ पे कि जब से वहाँ पे नए गवर्नर आए हैं उनके साथ आपका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। अली बिन गंडापुर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अपने राइट्स लेने की बात तो करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के बारे में फेडरल गवर्नमेंट को वो फिर जो है बार बार रगड़ा भी देते हैं। और अभी हमने जो रिसेंटली देखा है, जनाब अली बिन गंडापुर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से तो उनकी ज़रा तवज्जो हट गई है, वो तवज्जो सारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कुंडी, उनकी तरफ सारी उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया हुआ है। और कल रात से एक नोक झोंक चल रही है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। ज़रा आपको सुनाते हैं कि अली किस तरह की बयानबाजी कल रात से दोनों के दरमियान चल रही है, ज़रा सुन लें। बिलावल, तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। तो मैंने तुम्हें ये कह दिया, गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं KP ला सकता हूँ। खुदा की कसम, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोल, जब उन्होंने कल कहा गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अपनी जबान को लगाम दे दे, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर, जब घर बना के आपको 2 कमरों की रैसी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा, और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, अपनी औकात से बार बार। सर वो एस्टैब्लिशमेंट जिससे आपकी लड़ाई है उनसे आपने बातचीत करनी है, लेकिन जो सियासी लोग आपके साथ हैं आपने उनके साथ आपने कोएग्जिस्ट नहीं करना। इधर आप गवर्नर हाउस का जो है खर्चा तेल पानी बंद करने की बातें कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप जो है वो उनको भी धमकाते हैं हम चढ़ाई कर देंगे। ये कर क्या रहे हैं आपके वज़ीर आला, और किस से वो ट्रैक पे चल पड़े हैं?
ये समर ये वन साइडेड वर्जन आप ना दिया करें। देखिए बात सुनिए मेरी आप। नंबर एक बात ये है कि जी हम मैंडेट चोरों तो आपकी पार्टी का पूछेंगे ना सर। देखिए मैंडेट सुन लेना आप प्लीज। मैंडेट चोरों से हम बात नहीं करेंगे और ये मैंडेट चोरों का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस वक्त पेशावर में गवर्नर की हैसियत से बैठा हुआ है। क्या क्रेडिबिलिटी है इस शख्स की? किसके शह के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू ये कर रहा है? और क्यों ना चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी इसको उसी की जबान में जवाब दे? क्यों ना दे? क्यों इसकी बदमाशी को हम सहें बैठ के? ये मैंडेट चोर है। इसको अली अमीन गंडापुर ने इसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हराया हुआ है। ये हारा हुआ चोर है जिसको कि गवर्नर बना के इन्होंने केपी में भेजा है। इसके साथ वैसे ही डील किया जाएगा जैसे ये डिजर्व करता है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल सही कर रहा है। ये मैंडेट चोर लोग हैं। तमीज करें मैंडेट चोरों में और जेन्युइन मैंडेट वाले लोगों में। पीटीआई की हुकूमत जेन्युइन मैंडेट की हुकूमत है केपी में। चाहिए सर क्या प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं हारे हुए बंदे को गवर्नर लगा दिया गया है? आपने भी तो पिछले 5 साल एक हारा हुआ बंदा जो है ना वो अपने लिमिट्स के अंदर रहे ना। वो अपने लिमिट्स के अंदर रहे। वो 2 दिन पहले वहां गया है और उसने शायद बात देनी शुरू कर दी है फेडरल गवर्नमेंट की और ये और वो। एक आपके पास जेन्युइन हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो केपी की है जो जेन्युइन मैंडेट के ऊपर आई हुई है। और हम जानते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट अपनी इज्जत कैसे करवाएंगे। अच्छा सर फाइनली प्रोफेसर साहब मुझे ये बताएं कि आज मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया। आपने कहा जी कि डील जो है या मुज़ाकरात की आपने डील की बात की थी कि वो ऑफर पहले भी आती रही हैं आज भी आ रही हैं। तो ये कौन कर रहा है डील की ऑफर और क्या डील ऑफर हो रही है? हाँ सबको ताज़ा तरीन। मैं इसके बारे में फर्दर बात नहीं करना चाहता। खान साहब अगर जेल से निकलना चाहते तो उनको 9 महीने वहां रहने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। लेकिन हम किसी के साथ कोई डील करके नहीं निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि अवाम के मैंडेट को कबूल किया जाए। जिनको अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको कबूल किया जाए और उसकी हुकूमत एस्टैब्लिश की जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सही है। मैंडेट चोरों के हाथ में हुकूमत दे के आप पाकिस्तान को मफकूद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की को रिटार्ड कर रहे हैं। सोचना होगा लोगों को जिनके पास ताकत है। सही है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त के नज़र आपने गुफ्तगू मुलाजा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। मौजूदा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो ये दोबारा से तरीके के साथ वाज़ेह कर दी कि मुज़ाकरात जो हैं वो पिंडी के साथ ही होंगे, बाकी किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। वहाँ से क्लियर आ चुका है भाई कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तरीके साहब को मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ करना पड़ेंगे। तो मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे ये फ़िलहाल सूरत हाल काफ़ी अनक्लियर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। एक तरफ राना सनाउल्लाह ये बयान देते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन साथ ही वो तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें भी करते हैं। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या? इसके अलावा जनाब बात करेंगे गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट कब सामने आनी है और पीपल्स पार्टी काबीना में कब शमूलियत इख्तियार कर रही है। इसके अलावा कुछ दीगर अहम मामला भी है। गवर्नर से लेकर चुके हुकूमत पे इल्ज़ाम अब यह लग रहा है कि NRO 3 उन्होंने अपने आप को दे दिया कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अब पहले आगाह करेगी, नैब अगर वो किसी रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार करेगी। तो इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दस्तगीर खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है, हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इससे पहले कि अगर आप बातचीत कर लें तो वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर है कि पॉलिसी है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, पार्टी को बैन करना है। राना सनाउल्लाह साहब की पॉलिसी में क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। वो कभी बैन करने की बात करते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो ये मुज़ाकरात अगर आपने करने भी हैं तहरीक इंसाफ के साथ तो एक कमेटी बना दें 3 रुकनी। बयानात की हद तक तो ये समझ में आती है बात, आप कर रहे हैं बयानात, स्पीकर भी बात कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर हो गए मुज़ाकरात, राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अमलन कोई इक़दाम इस वाले से नहीं उठाया जा रहा। इसमें समर साहब एक इब्हाम है। मुस्लिम लीग नून और जो इस वक्त मखलूत हुकूमत को लीड कर रहे हैं,
हम अवामी मसाइल के लिए, पार्लियामान की बेहतरी के लिए, कानून में अवाम दोस्त तरामीम के लिए, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। चाहे वो कौमी असम्बली हो जिसका सेशन पीर के रोज से शुरू हो रहा है, या सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो। उसके अलावा और कोई मुज़ाकरात, अगर पीटीआई का ये ख्याल है कि जी बानी चेयरमैन की शख्सियत के लिए, सिर्फ उनके ज़ाती फायदे के लिए कोई सौदा है, वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो हम हमेशा तैयार हैं। और अयाज सादिक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पार्लियामान के इशूज पर, अवाम के मामलात पर हम वो करने के लिए हमेशा तैयार। तो सर तैयार तो हैं, लेकिन अमलन कोई इकदाम आपकी तरफ से उठाया नहीं जा रहा। अब जिस तरह तरीके से आपने 3 रुकनी कमेटी बनाई है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वटेवर जो भी है, आप भी अगर संजीदा हैं मुज़ाकरात में, तो आप भी एक 3 रुकनी या 4 रुकनी कोई भी कमेटी अगर आप गवर्नमेंट की एक अनाउंस कर देते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के पार्टी प्रेसिडेंट बनने का इंतजार किया जा रहा है, उनकी तरफ से पॉलिसी आएगी पहले मुज़ाकरात की, फिर उस पर अमल दरामद होगा। देखिए, एक तो अब वज़ीर आज़म ने अपने बाकायदा डेडिकेटेड मुशीर बयात सियासी अमूर सनाउल्लाह साहब का तयन कर दिया है, तो लिहाजा वो वाज़े और फुल टाइम सियासी अमूर को देखेंगे। तो वो पहले शख्स हैं जिनको ये ड्यूटी देनी चाहिए। और अगर राना साहब महसूस करें कि उन्हें अपनी मुआवनत के लिए या बेहतर मुशावरत के लिए वज़ीर वज़रा की जरूरत है, तो वो डेजिग्नेट किया जा सकता है। पर राना सनाउल्लाह सबसे मंतकी शख्स है। कहीं मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी प्रेसिडेंट बनने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा, जो अब 11 के बजाय 28 पे चला गया फैसला? जी देखिए, उनका आज 11 तारीख को इजलास होना था, उसको मुलतवी किया गया यौम तकबीर के लिए, ताकि वो जो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा मुल्क के लिए एक जो मुस्बत कदम था उसको भी याद किया जाए। लेकिन नहीं, इसमें मुज़ाकरात के लिए मियां नवाज शरीफ की जो जमात की सदारत हासिल करना है, उसका इन गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मकसद तो यही है कि पीटीआई को इस बात पर हम कन्विंस करें कि बिल आखिर जिस तरह 2013 से 18 के दौरान भी उन्होंने उस वक्त भी धरने किए, कोर्ट में मामला गया, उन्होंने इस्लामाबाद पर 1 से ज्यादा दफा हमला किया, पूरे मुल्क में जलसे किए, लेकिन अगर कोई पेशरफ्त हुई तो वो पार्लियामान में हुई इलेक्शन एक्ट 2017 की सूरत में। तो यही काम उनको बजाय ये कि अब वो मुस्तकिल तौर पे एहतजाज उनका हक है, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन 9 मई से सबक भी सीखें और मुल्क को आगे लेकर जाने की बात करें। देखिए, उनका सारा जो इस वक्त बयानिया है वो माजी की दलदल में फंसा हुआ है, जबकि वो आगे मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे कि मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, वफाक और सूबे के आपस में ताल्लुकात किस नहज के होंगे। वो तो मुस्तकिल धमकियां और तशद्दुद के ऊपर उनका जोर है। सर आगे आप भी लगता है कि नहीं बढ़ना चाह रहे, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में, तो कोई कमेटी बना के आप मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता कोई एक कदम उठा सकते हैं। और दूसरा, तहरीक इंसाफ और उसकी जो बाकी जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उसने आज हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता तहरीक जो है वो उसे बढ़ाने का, यानी कि तेज़ करने का, तहरीक को लॉन्च करने का बाकायदा जो है वो तहरीक लॉन्च कर दी है, बल्कि जलसे भी हो रहे हैं। फैसलाबाद में, कराची में तहरीक को तेज़ करने का फैसला कर दिया है। लगता है कि ये बात अब फिर इस्लामाबाद में कुछ धरने के बाद कोई मुज़ाकरात हो रहे होंगे आपके, तो उससे पहले अगर आप कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? कितना अदम इस्तेकाम हो जाए, इतनी ज़्यादा मुल्क पे एक अनसर्टेनिटी रहे सियासी तौर पर, जब लॉन्ग मार्च हो, धरने हो, उससे पहले आप बातचीत कर लें। कि एक तो अगर हमने तारीख से और पिछले 10 साल में जो तहरीक इंसाफ का तरीक़ेकार है उससे कोई सबक सीखा है तो तशद्दुद और तशद्दुद की धमकी उनके खबीर में है। पार्लियामान पर लानत भेजना, अवाम को सिविल नाफरमानी की तरगीब देना, बिल जलाना, बैंक के जरिए पैसे ना भेजने की बजाय हुंडी के जरिए भेजने की तरगीब देना, आग लगाने की दावत देना, ये सब उनका हिस्सा है। तो लिहाजा किए गए मुतालबात आप भी तो नहीं मानते ना? होते हैं पार्लियामान की सतह पर, तो हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो तशद्दुद की तरफ नहीं आएंगे। और मेरी यही तवक्को है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा जो उनकी काबीना जो है वो इन फाशिस्ट से कोई बुज़दिलाना मुसालहत नहीं करेगी। तो लिहाजा उनके पास सवाए तशद्दुद की धमकी के समर साहब और कोई चीज नहीं है जिसकी बना पे वो बार्गेन करना चाहते हैं।
तो तशद्दुद तो जमहूरी हुकूमतों के एक्शन की बुनियाद नहीं बन सकता। हम तशद्दुद के खौफ की वजह से किसी फाशिस्ट के आगे घुटने नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, जाहिर है इसका एक पस मंजर तरीके साफ अगर धरने की तरफ अब आ रही है तो गवर्नमेंट ने उन्हें मजबूर किया है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे, मुज़ाकरात की तरफ आप जा नहीं रहे। और 2014 में भी जब धरना हुआ था तो उससे पहले भी तहरीक साफ ने आपसे पुरअमन तरीके से मांगा था अपना हक कि भाई खोल दें, हल्के आपने नहीं खोले थे, वो धरना करके उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए थे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है NRO 3 का, कि ये जो अरकान पार्लियामेंट को की गिरफ्तारी से रोक दिया गया नैब को, कि स्पीकर नेशनल असम्बली या नैब या चेयरमैन सेनेट को पहले आगाह करना पड़ेगा नैब की जानिब से, तो स्पीकर की या जो चेयरमैन सेनेट है उनकी इतनी जजमेंट तो नहीं होगी तफ्तीशी लिहाज से या तहकीकाती लिहाज से जनाब के वो फैसला कर सके बंदे की गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी? देखिए, उन्होंने जो है इन्फॉर्म करना है, और अगर उस इंफॉर्मेशन में एविडेंस होगी तो आखिर स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन भी तो ऐवान को जवाबदेह हैं अपने अमल के लिए। तो ये जो कानून दूसरे इदारों के लिए ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि कोई भी पुलिस या कोई दूसरा इदारा, सिर्फ नैब को इस्तिस्ना था, जो कि अब वाजे कर दिया गया है कि ये जो पार्लियामान का इस्तेकाक है वो ये है ताकि पाकिस्तान के अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनको उनके जो वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी से गैर कानूनी तौर पर रोका ना जाए। तो लिहाजा ये एक तब्दीली लाई गई है जो कि बेहतर है। इससे पार्लियामान की जो वसअत है और उसके जो काम है उसमें बेहतरी आएगी। और जिस तरह पिछली जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जिसने बड़े ही जालिमाना तरीके से जो अपोजिशन जमातें थी उनके अरकान को बहुत दफा कौमी असम्बली में और सेनेट में जाने से रोका था, उनको भी जो है कोई रुकावट आएगी। मुझे ये बताएं कि ये मामला तो चले एक तरफ है, मुझे ये बताएं कि गंदम स्कैंडल का मामला कहाँ पे पहुंचा है, कि उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है सामने, तफ्तीशी रिपोर्ट, क्या वो पब्लिक की जाएगी या नहीं, और जो लोग इस पर जिम्मेदार हैं क्या उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी? और दूसरा, सिर्फ जो है तहकीकात को निगरान हुकूमत तक क्यों रखा गया, हालांकि आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के दौरान भी तकरीबन 6 लाख टन गंदम मंगवाई गई है? देखिए, जब हम स्कैंडल की तरफ तमाम हमारी तवज्जो है, इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए मीडिया की और आप जैसे बालिग नजर एक्टर्स की, कि हालिया दिनों में आटे का थैला जो 10 किलो का था उसकी कीमत में 600 रुपए तक की कमी आई है और मजीद आ रही है। पाकिस्तान के जो करोड़ों सारफीन हैं जो शहरों में रहते हैं, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मेरे शहर गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, इन सारफीन को इस सीजन में बहुत अरसे के बाद जो बुनियादी अज्जा हैं पाकिस्तान के किचन के, उसमें उनको रिलीफ भी मिला है। तो लिहाजा सिर्फ ये कहना जस्टिफाई कर रहे हैं गंदम से नुकसान जरूर हुआ है, हुकूमत इस गंदम को मंगवाने से बच सकती थी और उसकी जो इस वक्त तफ्तीश है वो जारी है। अगर वज़ीर आज़म चाहें और इस मामले में वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है कि अगर उनकी हुकूमत के दौर में भी कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं तो उनको पकड़ना चाहिए कि उन्होंने ये नुकसान क्यों पहुंचाया और किसानों को तकलीफ हुई। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी जहन में रखना है तमाम वक्त कि करोड़ों पाकिस्तान के रहने वाले जो शहरी सारफीन हैं, कस्बों में रहने वाले हैं, उनको इस सीजन में गंदम की कीमत में एक बहुत अरसे के बाद। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या आपकी काबीना में शामिल हो रही है या नहीं हो रही? क्लैरिटी इस हवाले से नहीं आ सकी। राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली कह दिया था कि पीपल्स पार्टी काबीना में आ रही है, पीपल्स पार्टी ने फिर से डिनाई कर दिया था। तो क्या इत्तलात है सर, पीपल्स पार्टी काबीना में आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर शामिल हो रही है तो कब हो रही है शामिल? जी, शुरू में तो ख्याल ये था कि शायद ज्यादा देर लगेगी और गालिबन इस साल के आखिर तक वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब काफी इशारे मिल रहे हैं जो रिसेंट गुफ्तगू हुई है कि बजट के फौरन बाद वो काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त के नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले उनका फैसला नहीं था काबीना में आने का, लेकिन फिलहाल अब बजट तक पीपल्स पार्टी काबीना कैसा नहीं बनेगी, लेकिन बजट के बाद
पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, हो क्या रहा है बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है। एक्शन कमेटी की एक बनी थी रिसेंटली, जिसने बिजली के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से और आटे की फराहमी और आटे की कीमतों के हवाले से एक अवामी इशू टेकअप किया था। उसके बाद ये सूरत हाल बिगड़ते बिगड़ते आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम हड़ताल चल रही है, रैलीज हो रही हैं और मीरपुर की तरफ से इत्तला जा रही है कि वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भी जो झड़प हुई मुजाहिरीन की पुलिस के साथ, उसमें सब इंस्पेक्टर की जो है हलाकत हुई है और कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर भी काफ़ी झड़पें हुई, जिसमें झड़पों के दौरान जो है आंसू गैस की शेलिंग के दौरान एक बंदा दरिया में गिर गया, वहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए। तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। हो क्या रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद से तारिक नकाश साहब, जो कि रोज़नामा डॉन में मुजफ्फराबाद से। सर बहुत शुक्रिया तारिक नकाश साहब हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। तारिक नकाश साहब, ये क्या मामला है? ये सिर्फ आटा और बिजली, दो इशूज़ को लेके इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है कि आज़ाद कश्मीर के हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ने लगे हैं। और मुझे ये भी बताएगा कि इसमें जो वायलेंस का आंसर है उस वाले से इत्तला ये भी आ रही है कि अब इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया गया है नेशनलिस्टों की जानिब से। ये क्या चल रहा है सर? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये तहरीक आज की नहीं है, इसको एक साल हो गया ऑलमोस्ट। इसको 8 मई 2023 में इसका आगाज़ हुआ था रावलाकोट से, यानी पुंछ से आगाज़ हुआ था। और इनिशियली जो मुतालबा था वो था वीट फ्लोर की शॉर्टेज की वजह से पैदा हुआ था और लोगों का मुतालबा था कि हमें इस पर सब्सिडी दी जाए और इसको गिलगित बल्तिस्तान के बराबर किया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई उस वक्त 1016 रुपये पर मन था और हमारे यहाँ उसे 3100 रुपये पर मन था। और पहले तो आगाज़ वहाँ से हुआ। फिर ये हुआ कि जो अगस्त में बिजली के बिलात आए तो वो लोग उस पर बिलबिला उठे कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो उसमें ये दूसरा शामिल हो गया मुतालबा कि जी बिजली के बिलात जो हैं उस पर ये टैक्सों की शरह कम होनी चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के बराबर ही होना चाहिए, जो कि इसी रियासत का एक दूसरा हिस्सा है। प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक दूसरा हिस्सा है। आपको मालूम है कि वहाँ के बिलात जो सोशल मीडिया पे भी शेयर हुए हैं, वहाँ शायद 4, 5, 6 रुपए की स्लैब है 100, 200 और 300 यूनिट्स एंड बियॉन्ड के लिए, जबकि यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है इसकी कीमत है। बावजूद इसके कि लोगों का ये कहना है कि ये खिता अच्छी खासी बिजली पैदा करता है और इसकी ज़रूरत भी बहुत कम है। तो ये दूसरा मुतालबा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये जो मुख्तलिफ इलाकों के मुतालबात जब जमा होते गए तो कुछ और बातें भी शामिल हो गई। एक और मुतालबा लोगों का ये था कि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, 13,297 मुरबा किलोमीटर इसका कुल रकबा है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा हो तो 4 मिलियन आबादी है। इस 4 मिलियन आबादी के लिए और इस छोटे रकबे के लिए हमने एक बहुत ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन रखी हुई है, जो हमारा सारा रिसोर्सेज जो है का 80% 90% वो खा जाती है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के पास कुछ बचता नहीं। तो लोगों का ये मुतालबा था कि ये जो लग्जरीज हैं एलीट क्लास की, ये भी ख़त्म की जाए। ये 3 बड़े मुतालबे थे। इस पर बहुत से दौर चले। बहुत माजी में अगस्त में इस पर लोगों ने व्हील जाम स्ट्राइक भी की, शटर डाउन व्हील जाम स्ट्राइक भी हुई। इसमें मुज़ाकरात के दौर भी चले। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई। तो पिछले साल दिसंबर में 23 दिसंबर को हुकूमत ने, जो वज़रा थे, उनने एग्री किया कि हम इस पर बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। और उसी जो एक बाहमी रजामंदी से जो चीज़ तय हुई थी उसकी परसुएंस में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ इस साल 4 फरवरी को। जो ये एक्शन कमेटी, इसका नाम है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जी सॉरी, आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। जी एक्शन कमेटी के जो शौकत नवाज मीर रिसेंटली उनका बयान आया था कि हमारे मुतालबात तकरीबन 99% मान लिए गए हैं। तो अब फिर ये दोबारा से ये कहना कि भाई प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर ही बिजली दी जाए, ये तो एक बड़ा इलॉजिकल सा मुतालबा है। ठीक है, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर तो बिजली नहीं दी जा सकती। बजाय लग ये रहा है कि ये मूवमेंट हाईजैक हो चुकी है। ये मूवमेंट हाईजैक हो चुकी है कुछ लोगों के की जानिब से, जो कि शायद रियासत के फेवर में नहीं है ये सारे मामलात का, हालात का पैदा होना इस तरह के। वो ये कहते हैं कि जी 99% मुतालबात जो हल होने वाली बात अगर हुई भी है तो वो इसलिए हुई कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया। उनका ये कहना है कि उस नोटिफिकेशन
के मुताबिक इकदाम नहीं हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उस पर। जो 4 फरवरी का नोटिफिकेशन का ये कहना है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर ये है कि हुकूमत ने थोड़ा सा इसको बहुत कोई सीरियसली इस मामले को नहीं लिया। ऊपर से आज़ाद कश्मीर का अलमिया ये है कि यहाँ हर साल एक हुकूमत तब्दील हो जाती है। आपको मालूम है कि 2021 में इंतखाब हुए और इस पर तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो ये तीसरी हुकूमत है, ये बिल्कुल साल में तीसरी हुकूमत है, एक कंसिस्टेंसी भी यहाँ नहीं है। तो ये इसको भी कोई गवर्नमेंट ने को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था कि इतना नहीं हुआ। लेकिन अब मसला ये हो गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा एलिमेंट शामिल हो जाता है इस तरह के मुजाहिरों में कंट्रोल करना जिसको मुश्किल होता है, जो क्लैशेस जिससे हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत की भी कुछ गलती है। गलती ये है कि कॉल थी ये आज के दिन के लिए लॉन्ग मार्च की मुजफ्फराबाद के लिए, और जुमेरात की रात को हुकूमत ने बहुत जगह पे ओवरनाइट रेड्स किए, लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है डडियाल में हुई। सारा दिन बैटलफील्ड बना रहा, जहां एसी साहब को यरगमाल बना के रखा गया, उनकी गाड़ी को आग लगाई गई। और जो है उसके बाद अगले दिन यानी गुज़श्ता रोज फ्राइडे को पूरे आज़ाद कश्मीर में तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सों में तो फाइनली साहब ये सूरत हाल कितनी खतरनाक हो चुकी है और इस पे काबू पाना आपको लग रहा है कि एजे के गवर्नमेंट इस पे काबू पा लेगी आराम से? देखिए, इस वक्त जो एजे के गवर्नमेंट है ये लग रहा है कि अगर इस हुकूमत इसमें 3 जमातें शामिल हैं, ये एक कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि जो बाकी 2 पार्टीज हैं, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो इक़्तिदार तो एंजॉय कर रही हैं लेकिन वो ओनरशिप कहीं नहीं ले रही हैं। और लगता है ये सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म और उनके सीनियर वजीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये 2 अशखास ने ये सारा मामला अपने हाथ में रखा हुआ है। कहीं भी हमें वो इररेलेवेंट नजर आ रही हैं जमातें। देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात तो नहीं थी कि ये इन मुजाहिरीन से या इनके लीडर्स से टॉक्स करके इनको कुछ टाइम ले लिया जाता, इस हद तक मामला को न पहुंचने दिया जाता। लेकिन हैंडल नहीं हुआ, मेरा ख्याल में अच्छी तरह हैंडल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तारिक दकाश साहब, हमें मुजफ्फराबाद से सारी सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए। यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर एक बड़ा पुरअमन खित्ता है और ये जो रिसेंटली मूवमेंट स्टार्ट हुई है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट वायलेंट होती जा रही है। और अगर वक्त पर अभी भी टाइम है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत बैठ के बातचीत करके इन मसाइल को अगर हल करे, वरना ये खित्ता बड़ा सेंसिटिव है और इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी अटैच है। भारत की तरफ से बड़ी कोशिशें होती हैं यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारने की। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी और बरवक्त इक़दाम उठाने होंगे। आज की प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।